हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिकेट एंड ओस्टियोमलेशिया डिजीज। तो रिकेट और ओस्टियोमलेशिया डिजीज क्या होती है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ गाइस कि लास्ट वीडियो में हमने कैल्शियम के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम की सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कैल्शियम की प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत होती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रॉपर हमारी बोन्स में कैल्शियम का लेवल होने के लिए विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो आज इसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि रिकेट और ओस्टियोमलेशिया कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, ये हम डिस्कशन करेंगे। और रिकेट जो प्रॉब्लम होती है, रिकेट जो डिजीज होती है, वो स्पेशली बच्चों पे अफेक्ट करती है। जो ओस्टियोमलेशिया होती है वो अडल्ट को अफेक्ट करती है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रिकेट एंड ओस्टियोमलेशिया। तो गाइस, सबसे पहले हम रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि रिकेट क्या होता है। रिकेट एक ऐसी डिजीज है जिसका मेन टारगेट बच्चे होते हैं। ये 6 से लेके मतलब 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक बच्चों को अफेक्ट करती है और इसको ट्रीट ना किया जाए तो 3 इयर्स के बाद भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। इस डिजीज में क्या होता है, जो बच्चे की बॉडी की बोन्स होती हैं, टीथ होते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो गाइज, यही रिलेशन है यहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी में कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में है तो वहाँ पे वो क्या करती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है। जितनी कैल्शियम हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, हमारी मसल्स की, हमारी टीथ की हेल्थ के लिए चाहिए, उतनी कैल्शियम हमारे बोन्स में नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विटामिन डी की यहाँ पे डेफिशिएंसी शो हो गई। तो ये जो रिकेट डिजीज है ये स्पेशली आर्म्स को, फुल लेग्स को और हिप को, रिब्स को अफेक्ट करती है और स्पाइन को अफेक्ट करती है। तो ये जो रिकेट डिजीज़ है ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ आ गई हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये बहुत रेयर देखने को मिलती है, बिल्कुल 1% देखने को मिलती है या ना के बराबर देखने को मिलती हैं। लेकिन जो इनहेरिटेड कंट्रीज़ होती हैं, पॉवर्टी कंट्रीज़ होती हैं, जिनमें गरीबी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो नहीं हैं, तो उन कंट्रीज़ में ये मेनली रिकेट डिजीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली बच्चों में। विटामिन डी क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी हमारी कैल्शियम की और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है तो प्रॉपर जितनी हमारी बोन्स को विटामिन कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, तो उतनी हमारी बोन्स को नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि रिकेट डिसीज वहां पे बच्चों को हो जाती है। तो लो लेवल ऑफ द फॉस्फोरस, अगर हमारी बॉडी में फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है तो उसको मेडिकेशंस के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारी डाइट में चेंज करके, अच्छा खाना खा के, हेल्दी खाना खा के, फिश खा के, एग खा के, वो सारे ऐसे सोर्सेज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं कैल्शियम के, विटामिन डी के, जिसको खा के, जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके, डाइट में ऐड करके हम विटामिन डी की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं गाइस। When रिकेट इज ड्यू टू अनदर, जब रिकेट प्रॉब्लम बच्चों में किसी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हो गई हो या उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो क्या है, स्पेशल केयर और स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चों को देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं रिकेट के बच्चों में जिसमें सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं रिकेट डिजीज के। सबसे पहले डिलेड ग्रोथ ऑफ बोन्स, जो बच्चे की बोन्स होती हैं, आपको पता है कि जब हमारी हड्डियां बढ़ती हैं तो ही बच्चे की ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिकेट की कंडीशन में बोन्स की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है, डिलेड हो जाती है, उसकी हड्डियां बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है।
मसल की वीकनेस हो जाती है, मसल्स बिल्कुल कम आते हैं, मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते हैं, क्रैम्पिंग होने लग जाती है मसल्स की। एंड जो बोन्स होती हैं, स्पेशली जो रिब्स होती हैं हमारी, जो लेग्स फुल लेग्स की होती हैं, स्पेशली नीज के पास से, और हमारी आर्म्स जो होती हैं, वो बोन्स इस तरीके से हमारी लेग्स होती हैं, तो इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाती हैं, या इस तरीके से बेंड होना, बाहर की तरफ को बेंड होना शुरू हो जाती हैं। और रेगुलरली यहाँ पे पेन रहता है हमारी स्पाइन में, हमारी लेग्स में, पेल्विस में और आर्म्स में। और जो मोटर स्किल्स होती हैं वो डिलेड हो जाती हैं, उनमें दिमागी प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है। एंड जो नंबर ऑफ कैविटीज़ है, टीथ में कैविटीज़ है, तो उनकी नंबर्स बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। बोन इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं कि कोई भी फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पे होने के चांस होते हैं। इनेमल्स में, जो टीथ इनेमल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होल पड़ने शुरू हो जाते हैं, और टूथ के स्ट्रक्चर में टेढ़े मेढ़े दांत आना शुरू हो जाते हैं, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन दांत आना शुरू हो जाते हैं। एंड जो स्पाइनल कोड है हमारी, जो स्पाइनल है हमारी, वो जो स्पाइन है वो कर्व्ड होना शुरू हो जाती है, टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। एंड डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है हमारी स्कल में, खोपड़ी में कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब सीधी गोल खोपड़ी नहीं होती है, कोई किसी की थोड़ा लंबी शेप हो जाती है, किसी की थोड़ी आगे की तरफ से चौड़ी हो जाती है। एंड चेस्ट एंड रिब्स डिफॉर्मिटीज़ यहाँ पे आ जाती है, हमारी रिब्स जो है वो बाहर की तरफ को निकली हुई होती हैं, और चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ को निकली हुई बच्चों की शो होती है। जो हिप्स की यहाँ पे बोन होती है वो बाहर की तरफ को, पीछे की तरफ को निकली हुई नज़र आती है। तो बोन्स, ये साफ किसी बच्चे को देख के पता चल सकता है कि इस बच्चे को रिकेट की प्रॉब्लम हो गई है, इसकी बॉडी में विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी चल रही है। तो गाइज अब हम बात करते हैं रिस्क फॉर रिकेट डिजीज़ के लिए। सबसे पहले एज 6 मंथ से लेके 36 मंथ तक और 3 इयर्स तक यहाँ पे बच्चों में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जब बच्चे चलना फिरना सीखते हैं। जब चलना फिरना सीखते हैं तब उनकी बोन्स का पता चलता है कि चलते हुए इनकी बोन्स टेढ़ी हैं, या रिब्स इनकी आगे को, या स्पाइन इनकी पीछे को, तो उस टाइम इनके ज़्यादा रिस्क होता है रिकेट डिजीज़ के लिए, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी बच्चे की ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब लो लेवल पे यहाँ पे कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी मिल रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट रिकेट प्रॉब्लम हो जाती है, रिकेट डिजीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। सेकंड है डाइट। विटामिन डी और कैल्शियम अगर फूड में ऐड ना किया जाए, जो मदर फीड करवा रही है बच्चे को, या डाइट में 6 मंथ के बाद बच्चे की डाइट शुरू कर देनी चाहिए, और उसमें विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस युक्त उसको खाना देना चाहिए। लेकिन अगर कैल्शियम या फॉस्फोरस और वहाँ पे विटामिन डी की कमी हो उसकी डाइट में, या लैक्टेटिंग मदर की डाइट में, तो वहाँ पे क्या है, रिकेट प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। जैसे मिल्क की कमी है, वो मिल्क नहीं पी रहे होंगे, एग नहीं खा रहे, चीज़ नहीं खा रहे, तो जिस चीज़ में, हरी सब्जियां नहीं खा रहे जिसमें कैल्शियम है, जो सोर्सेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं, वो चीज़ें सारी नहीं खा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम, फॉस्फोरस और यहाँ पे विटामिन डी की कमी यहाँ पे बॉडी में हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पे रिकेट डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। जो 6 मंथ से ऊपर बच्चे होते हैं, 6 मंथ जिनके पूरे हो गए हैं, ऊपर बच्चे होते हैं, तो उनको क्या होता है, सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही सफिशिएंट नहीं होता है। कई मदर्स क्या करती हैं, 2-2 साल तक बच्चे को कुछ नहीं खिलाती हैं, वो ब्रेस्ट फीड पे ही बच्चों को रखती हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीड यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता है। 6 मंथ के बाद या 5 मंथ के बाद बच्चों को हल्का दाल का पानी आप, और भी खिचड़ी दलिया बिल्कुल पतली करके उनको दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम की मात्रा को, फॉस्फोरस की या विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाने के लिए। और आगे है स्किन कलर। स्किन कलर जिनका डार्क स्किन कलर होता है, वो मोस्टली क्या होते हैं, स्किन लाइट से अफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब कि सनलाइट उनको इतनी ज़्यादा विटामिन डी नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और इसी वजह से उनमें कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो जब विटामिन डी की उनकी बॉडी में कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो टिथ डिफॉर्मिटीज़ या स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, या वहाँ पे हमारी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं बोन्स की। लोकेशन मतलब कि अगर आपका घर ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, आपका रूम ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, आपके बच्चे प्रॉपर सनलाइट नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है,
ऐसी लोकेशन में जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा हो, ऐसे आप जगह पे रह रहे हैं तो उस कंडीशन में सनलाइट नहीं मिल रही, सनलाइट की वजह से जहाँ पे विटामिन डी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो रिकेट की प्रॉब्लम वहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे हो सकती है। आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये रिकेट प्रॉब्लम है। सबसे पहले बोन एक्सरे किया जाता है। तो बोन एक्सरे किस लिए किया जाता है? ताकि देखा जा सके कि वहाँ पे बोन की डिफॉर्मिटीज़ बच्चे में है कि नहीं, बोन्स में किसी तरह की सॉफ्टनेस या वीकनेस आई है या नहीं। सेकंड वन करते हैं ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट, यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फोरस, हमारी बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल देखने के लिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है। एक होता है टेस्ट बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी उस केसेस में किया जाता है, बहुत रेयर केस में ये किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो बोन होती हैं, बोन का बिल्कुल स्मॉल सा, एक बहुत ज़्यादा स्मॉल सा पार्ट लिया जाता है जो कि लैब में भेजा जाता है एनालिसिस के लिए, जिससे कैल्शियम का, फॉस्फोरस का या विटामिन डी का बॉडी में पता चल जाता है कि ये कम है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में यहाँ पे हमारे पास है कि विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट दिए जाते हैं जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो डॉक्टर्स आपको करेक्ट डोज के बारे में बताते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट किस तरीके से लेना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि हर जो सप्लीमेंट होता है उसकी डोज हर एज के बच्चे के लिए अलग अलग होता है। मीन्स अगर हम टू मच बहुत ज़्यादा कैल्शियम या बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस ले रहे हैं वो भी अनसेफ होता है बच्चे की हेल्थ के लिए। तो प्रॉपर जो डोज होती है वो किस तरीके से बच्चे को देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर सनलाइट दीजिए। सुबह सुबह की लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह की जो लाइट होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ये नहीं कि बच्चों को दोपहर को आप धूप लगवाना शुरू कर दें, नहीं, दोपहर की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, डेंजरस होती है, हमारी स्किन पे कई तरह के इन्फेक्शन, कई तरह की रिएक्शंस कोज कर सकती हैं। तो सुबह सुबह की जो धूप होती हैं, बिल्कुल जब सूरज निकलता है, तो उस तरह की जो उस टाइम की जो सनलाइट होती है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट हमें विटामिन डी और प्योर मात्रा में विटामिन डी हमें मिलता है। तो एग या फिश और मिल्क चीज़ ऐसे, मतलब जो जिससे हमें विटामिन डी मिल जाए, जिससे हमें कैल्शियम मिल जाए, ऐसा डाइट अपने डाइट में शामिल करने के लिए, ऐड करने के लिए डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, जो विटामिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों की या बड़ों की नॉर्मल बॉडी फंक्शन को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रोमोट करने के लिए। इसलिए विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो कोलकैल्सिफेरॉल है वो में अवेलेबल है मार्केट में, तो ये रिकेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिकेट की इम्प्रूवमेंट में, ताकि रिकेट डिजीज़ से ट्रीट किया जा सके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इनहेरिटरी रिकेट जो होती है। इनहेरिटरी रिकेट में स्पेशल फॉर्म ऑफ हाई लेवल की विटामिन डी यहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको, क्योंकि इसमें हाई लेवल की विटामिन डी ही चाहिए होती है। तो क्या होता है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी जाती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की सप्लीमेंट भी डॉक्टर के द्वारा आपको दी जाती है, क्योंकि जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं कई बार यंग एज के साथ साथ, वो जब छोटा बच्चा यंग एज में पहुंचता है तो वो एज के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती है, एज के साथ साथ डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जब ये एज के साथ साथ डिसअपियर ना हो, इम्प्रूव ना हो, तो कई बार ये परमानेंट भी रह सकती है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टियोमलेशिया करेंगे, जो कि एडल्ट में होने वाली, मतलब कि एल्डर्स में, बुजुर्गों में होने वाली डिजीज़ है। तो उस डिजीज़ में हम सिम्टम्स वगैरह करेंगे, इसके रिस्क करेंगे, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस कीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई इंपॉर्टेंट आने वाली इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।